जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रसाद में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास संघीय शासन से संबंधित होने वाली है। आज की क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास से प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संघीय शासन की। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें संघीय शासन की, तो संघीय शासन को भारतीय संविधान में भाग 5 में रखा गया है। संघीय शासन की व्यवस्था जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक शामिल है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें संघीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इनको रखा गया है। अगर कार्यपालिका की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका और आर्टिकल 79 से 122 तक विधायिका। और अगर तीसरा बात करें न्यायपालिका को 124 से 147 अनुच्छेद तक न्यायपालिका को रखा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग, इन सबसे मिलकर कार्यपालिका बनती है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 63 में, और अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो आर्टिकल 74 में, महान्यायवादी को आर्टिकल 76 में और कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को 148 अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग आज बात करें राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या बातें कही गई, चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होगा। और अगर दोस्त बात करें, वोट डालने का प्रथम अधिकार भी राष्ट्रपति को होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। यह बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 52 में। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें, महत्वपूर्ण आयोग और समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें महत्वपूर्ण संघीय नियुक्तियां व पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। बात करें वित्तीय आयोग, तो राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग व पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति का भी, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, यह सभी बातें कहाँ लिखी गई हैं? यह सभी बातें आर्टिकल 52 के तहत बताई गई हैं। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। और अगर बात करें गणतंत्रात्मक शासन का सूचक कौन है? राष्ट्रपति है। दोस्तों, ये भी हम लोग जानेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। अगर हम लोग आगे बात करें, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो कि 12वीं बैठक है, उस बैठक में प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया। दोस्तों, अगर आगे बात करें हम लोग, 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। चलिए हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक संबंधित है। मतलब आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 में कहा गया कि एक राष्ट्रपति होगा। और अगर बात करें आर्टिकल 53 में, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान के रूप में कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा। यह बात आर्टिकल 53 में कही गई है। दोस्तों, अगर बात करें आर्टिकल 54 में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में कही गई है। दोस्तों, आर्टिकल 55 की बात करें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, मेथड की बात की गई है, किस तरीके से उसका निर्वाचन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आर्टिकल 56 की बात करें, तो राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय के लिए राष्ट्रपति का पद होगा? तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद होगा। दोस्तों, अगर आर्टिकल 57 की बात की जाए, तो आर्टिकल 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता होगी। यह बात कहाँ लिखी गई है? यह बात आर्टिकल
57 में कही गई है। दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति 56 में, आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति त्यागपत्र जो है किसको देगा अपना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। दोस्तों अगर आर्टिकल 60 की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 60 में की गई है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएगा। दोस्तों अगर बात करें संघ की कार्यपालिका के सभी काम राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में के नाम से करेंगे, मतलब संघ की कार्यपालिका के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यह बात कहाँ कही गई है, यह बात भी आर्टिकल 53 में कही गई है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है, 53 में कहा गया है आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और संघ की कार्यपालिका के कार्य किसके नाम से संचालित होंगे, तो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। यह बात कहाँ कही गई है, यह बात आर्टिकल 53 में कही गई है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन, दोस्तों अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे तथा मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे तथा मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। दोस्तों अगर बात करें राज्यों व यूटी, जहां विधानसभा है तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो मेंबर्स हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। दोस्तों बात करें आर्टिकल 55 में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है, जिसे हम लोगों ने भी देखा। तो यह रीति किस प्रकार से होगी, चलिए बात कर लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि की बात की गई है, जो कि 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष से पहले स्वेच्छा से वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है यदि वह चाहे तो। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह भी बात ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 57 की, तो आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है। क्या, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्या भारतीय राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है और हो सकता है तो कितनी बार। दोस्तों अगर बात करें निर्वाचित हो सकता है, अमेरिकन राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। और भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है और अमेरिका में मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है कोई भी, जो कि राष्ट्रपति पदावधि कितने वर्ष के लिए होती है, 4 वर्ष के लिए होती है। कहाँ, अमेरिका में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 58 में, तो 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी, उनकी बात करी गई है। आर्टिकल अगर 59 की बात करें, तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 60 में, तो आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण अनुपस्थित हो जाता है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर न्यायाधीश होगा वह उसे शपथ दिलाएगा। और अभी हम लोगों ने बात की आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के द्वारा चलाई जा सकती है। संसद के किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन में चलाई जा सकती है। अगर हम लोग बात करें महाभियोग की प्रक्रिया, तो दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद में राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें संसद, तो संसद जो है राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और अगर हम लोग ध्यान दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आरोप कहाँ लगाया गया है, राज्यसभा में लगाया गया है, तो आरोप पत्र पर 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर करेंगे। कहाँ के लोग? राज्यसभा के सांसद लोग। और 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा किसको? राष्ट्रपति महोदय को सूचित किया जाएगा कि उन पर आरोप किस तरह के लगाए गए हैं और क्या व्यवस्था है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर के साथ एक आरोप पत्र तैयार करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इस 14 दिन के अंदर प्रेसिडेंट जवाब देगा। यदि राष्ट्रपति जवाब नहीं देता है तो जिस सदन ने आरोप लगाया तो उसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 2/3 सदस्यों की सहमति से इस बिल को पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, अर्थात लोकसभा में भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा में आरोप लगाया गया है तो उसके बाद लोकसभा में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें, जिस सदन ने आरोप लगाया उसी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से यदि बिल पास हो जाता है तो उसे अगले सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में इन आरोपों की जांच होगी। इसी दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा। यदि इस सदन के 2/3 सदस्य इस बिल को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यह चीज़ें ध्यान देते रहिएगा। उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य लिए जाएंगे। जिस भी सदन में जो सदस्य उपस्थित हैं उन उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य लिए जाएंगे। यदि दोनों सदनों में यह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर बात करें, इस प्रक्रिया में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य वोट डालेंगे। यह भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया में, महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे और निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इसलिए संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान दीजिएगा, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, ये एक चीज़ अगर पूछी जाए, वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? चलिए हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं और वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। सैन्य शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। कूटनीतिक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कहाँ है? राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। आपात संबंधी जो शक्तियाँ हैं किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इनमें से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। चलिए हम लोग बात करें, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
तीनों सेनाओं के प्रधानों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। युद्ध की समाप्ति और युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। दोस्तों अब हम लोग अगर बात करें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। संघ सूची समवर्ती सूची पर विषय कौन बनाएगा? राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। और राज्य की सूची पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। दोस्तों हम लोग बात करें अध्यादेश जो है 6 सप्ताह के लिए जारी होता है। कोई भी अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए जारी होता है। यदि संसद का कोई भी सदन अध्यादेश पर संज्ञान नहीं लेता है तो संसद में पारित नहीं होता। यह भी ध्यान दीजिएगा, यदि संसद का कोई भी सदन अध्यादेश पर संज्ञान नहीं लेता है या संसद में पारित नहीं होता है तो यह 6 माह में समाप्त हो जाएगा। 6 माह में समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करें राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियाँ, तो दोस्तों हम लोग बात करें तो यह 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय शासन, वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इससे आर्टिकल 352 के अंतर्गत रखा गया है। और अगर राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत इस आपातकाल की बात की गई है। दोस्तों अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की तो यह आर्टिकल 360 के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी आपातकालों की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो यहाँ पूरा देश या देश का भाग प्रभावित होगा। यह कब लागू होता है? तो दोस्तों अगर देखें तो युद्ध या बाह्य संक्रमण व सशस्त्र आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यह कितनी बार लागू हुआ है तो 1962 में चीन के युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। और आगे अगर बात करें 1971 में तो भारत और पाक के युद्ध के समय 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। और 1975 में भी एक बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है आंतरिक अशांति के कारण। दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की तो इसे आर्टिकल 356 के अंतर्गत रखा गया है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे लंबी अवधि के लिए कहाँ लागू किया गया तो पंजाब में लागू किया गया। और सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तब भी पंजाब में ही लागू किया गया। और अगर बात करें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ तो यूपी में। कितनी बार? 10 बार। दोस्तों अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की जिसे आर्टिकल 360 के अंतर्गत रखा गया है, यह एक ऐसा आपातकाल है जो कि कभी भी लागू नहीं हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की कूटनीतिक या राजनीतिक शक्तियों के बारे में अगर हम लोग संक्षेप में जानने की कोशिश करें तो भारत का कूटनीतिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसे प्रदान हैं? राष्ट्रपति को प्रदान है, इसलिए संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 74 की बात करें तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 280 की बात करें तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 153 की
तो राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 की बात करें, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगर बात करें अनुसूचित जाति व जनजाति व अल्पसंख्यकों से संबंधित आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर बात करें भाषा संबंधी आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 76 महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, जो कि विधायी शक्तियां जो हैं कानून, विधायी शक्तियां मतलब कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के अंतर्गत संयुक्त बैठक का आह्वान करता है, बुलाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 108 आर्टिकल के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, परंतु अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन रहता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? संसद के सत्र को बुलाना और सत्रावसान भी करना किसका कार्य है? राष्ट्रपति का कार्य है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में लाया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें नोट देखें, यदि पुडुचेरी केंद्र शासित में विधानसभा कार्य नहीं कर रही है तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट के पास शक्ति है कि वह नियम बना सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप आदि के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां प्राप्त है कि वह कानून बना सकती है। दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति के वीटो पावर की, अगर बात करें राष्ट्रपति के वीटो पावर की तो संसद जो है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन सबसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगर कोई बिल संसद में रखा जाता है और वह राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा के पास गया, लोकसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसके पास शक्ति है कि वह अंतिम अनुमति या सहमति हाँ या ना में विचार कर सकता है और यह अपने पास रख भी सकता है। इसे वीटो शक्ति कहते हैं। अगर कोई बिल संसद में रखा जाता है, संसद में कितने पार्ट हैं? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। अगर कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन, मान लिया राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यसभा से पास होने के बाद में लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और उसके पास यह अधिकार है कि वह अपनी अंतिम अनुमति या सहमति हाँ या ना में दे सकता है, या पुनर्विचार भी कर सकता है, या अपने पास रख भी सकता है। यही उसके पास शक्तियाँ हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो शक्ति का, अत्यंतिक वीटो शक्तियों का प्रयोग किया 1954 में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग किया डाक संशोधन विधेयक बिल पर। आर वेंकटरमन 1991 पेंशन संशोधन विधेयक पर भी वीटो का प्रयोग किया। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 111, तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति हाँ या ना में पुनर्विचार या अपने पास रखने की शक्तियाँ किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। इसके निलंबनकारी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉकेट वीटो शक्ति का पहली बार प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1986 में डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटाना राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्तियां प्रदान है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें निलंबनकारी वीटो शक्ति का सबसे अधिक बार प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने निलंबनकारी वीटो की शक्ति का सबसे अधिक बार प्रयोग किया। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें बजट की,
तो बजट को संसद के पटल पर अंतिम रूप से रखने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। बजट किस आर्टिकल में है? तो 112 में है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें धन विधेयक, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अगर आगे बात करें धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यह भी ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी सभी तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।